बुरी आदतों को समय के साथ सुधारना बेहद आवश्यक है। अगर समय रहते ऐसा नहीं किया जाता तो बुरी आदत अपयश और अपकीर्ति का कारण बनती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भारत की राजकीय यात्रा पर आए सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आज होगा औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे मुलाकात। 17 और 18 जनवरी को सिंगापुर के राष्ट्रपति ओडिशा का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के अग्रिम पंक्ति के 3 नए युद्धपोत राष्ट्र को किए समर्पित। 21वीं सदी की भारतीय नौसेना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री बोले, भूमि, जल, वायु, गहरा समुद्र हो या अनंत अंतरिक्ष, भारत हर जगह अपने हितों की कर रहा है रक्षा। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का किया उद्घाटन। बोले, भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति और परंपरा। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार सेवा भावना के साथ कर रही है काम। विकास की राह में नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। क्या भारत के विकास की नींव समावेशिता में है निहित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे आज कर्नाटक का दौरा। धारवाड़ के कृषि महाविद्यालय के अमृत महोत्सव और पूर्व छात्र मिलन समारोह के उद्घाटन समारोह की करेंगे अध्यक्षता। वरुरू में श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में सुमेरु पर्वत का करेंगे उद्घाटन। खो-खो विश्व कप में भारतीय महिलाओं का अजय सफर जारी। ईरान को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। ईरान को 116 के अंतर से रौंदा। आज शाम 7 बजे होगी मलेशिया से टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी लड़ाकू जहाज़ों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाकशीर को जलावतरण के बाद राष्ट्र को समर्पित किया। इस कदम के जरिए नौसेना का रक्षा कवच बहुत मजबूत हो गया है। भारत लगातार रक्षा विनिर्माण में स्वदेशी ताकत बढ़ा रहा है। के लिए तैयार है श्रीमान। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया, जो एक इस्कॉन परियोजना है। ये मंदिर लगभग 9 एकड़ में फैला हुआ है।
जिसमें से 2.5 एकड़ क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाया गया है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। मंदिर को समर्पित करते हुए एक सभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत एक जीवंत धरती है, एक जीवंत संस्कृति है और इस संस्कृति की चेतना है यहाँ का आध्यात्म। इसलिए यदि भारत को समझना है तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भारत भी अलग अलग भाषा और प्रांतों का समूह नजर आता है। लेकिन जब आप इस सांस्कृतिक चेतना से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, तब आपको भारत के विराट रूप के दर्शन होते हैं। असाधारण और अद्भुत भूमि है। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत एक जीवंत धरती है, एक जीवंत संस्कृति है, जीवंत परंपरा है और इस संस्कृति की चेतना है यहां का अध्यात्म। इसलिए यदि भारत को समझना है तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होता है। जो लोग दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भारत भी अलग अलग भाषा और प्रांतों का समूह नजर आता है। लेकिन जब आप इस सांस्कृतिक चेतना से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, तब आपको भारत के विराट रूप के दर्शन होते हैं। तब आप देख पाते हैं सुदूर पूरब में बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु जैसे संत अवतरित होते हैं। पश्चिम में महाराष्ट्र में संत नामदेव, तुकाराम और ज्ञानदेव जैसे संतों का अवतरण होता है। चैतन्य महाप्रभु ने महावाक्य मंत्र जन जन तक पहुंचाया। महाराष्ट्र के संतों ने राम कृष्ण हरि के मंत्र से आध्यात्मिक अमृत बांटा। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता के जरिए भगवान कृष्ण के गुण ज्ञान को जनसुलभ बनाया। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से गीता को लोकप्रिय बनाया। गीता की टीकाएं प्रकाशित कर उसकी भावना से लोगों को जोड़ा। अलग अलग स्थानों पर जन्मे ये सभी संत अपने अपने तरीके से कृष्ण भक्ति की धारा को गति देते रहे हैं। इन संतों के जन्म काल में वर्षों का अंतर है। अलग अलग भाषा, अलग अलग पद्धति है, लेकिन बोध एक है, विचार एक है, चेतना एक है। सभी ने भक्ति के प्रकाश से समाज में नए प्राण फूके, उसे नई दिशा दी, अविरत ऊर्जा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा हमारी परंपरा है और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार भी सेवा भावना के साथ पूरे समर्पण से लगातार देशवासियों के हित में
काम कर रही है, जो मेरे लिए हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रसाद है। साथियों, आप सभी परिचित हैं, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की नींव का प्रमुख आधार सेवा भाव है। आध्यात्मिकता में जनार्दन सेवा और जन सेवा एक हो जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति साधकों को समाज से जोड़ती है, उनमें करुणा की भावना पैदा करती है। ये भक्ति भाव उन्हें सेवा भाव की ओर ले जाता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। श्री कृष्ण ने हमें इस श्लोक में सच्ची सेवा का मतलब बताया है। उन्होंने बृहद सुंदर तरीके से समझाया है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के मूल में भी सेवा भावना है। इस्कॉन जैसी इतनी विराट संस्था भी इसी सेवा भावना से काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कितने ही काम आपके प्रयास से होते हैं। कुंभ में इस्कॉन सेवा के कई बड़े कार्य कर रहा है। साथियों, मुझे संतोष है कि हमारी सरकार भी इसी सेवा भावना के साथ पूरे समर्पण से लगातार देशवासियों के हित में काम कर रही है। हर घर में शौचालय बनवाना, हर गरीब महिला को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देना, हर घर तक नल से जल की सुविधा पहुंचाना, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देना, 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को इस सुविधा के दायरे में लाना, हर बेघर को पक्के घर देना, ये इसी सेवा भावना के साथ, इसी समर्पण भाव के साथ किए गए कार्य हैं जो मेरे लिए हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रसाद है। सेवा की यही भावना सच्चा सामाजिक न्याय लाती है, सच्चे सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम 5 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर मंगलवार शाम नई दिल्ली पहुंचे। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में ये थरमन शनमुगरत्नम की पहली भारत यात्रा है। उनके साथ मंत्रियों, संसद सदस्यों और अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। हम आपको बता दें कि भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का विशेष अवसर है और इस विशेष अवसर पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राष्ट्रपति थरमन का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति थरमन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में भोज का आयोजन भी करेंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्ति भी राष्ट्रपति थरमन से मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति थरमन 17 और 18 जनवरी 2025 को ओडिशा का दौरा भी करेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप सब युवा नए भारत के राजदूत हैं। देश को आपको अपना 100% देना होगा। कोई भी व्यक्तिगत हित राष्ट्र हित से बढ़कर नहीं हो सकता। युवाओं को अपने चारों ओर देखना होगा और सिर्फ सरकारी नौकरियां ही जीवन का लक्ष्य ना हो। Friends, India is also a democracy that delivers development. Development has been the main key word of governance in the last few years. Infrastructure in India is expanding rapidly. And just to illustrate, 4 new airports and 1 metro system every year. That is the scale of achievement we are having. When it comes on a daily achievements, you have 14 kilometers of highways and 6 kilometers of railways being added on a daily basis. Friends, there was a time when we looked from a distance a metro system. My generation thought, when will it come to India, if at all? But look at the scenario now. The contemporaneous scene is India's through metro rail now that includes 1,000 kilometers across 11 states and 23 cities. We have surpassed Japan. And there will be a time in the near future when India will be the second largest metro in terms of coverage. उपराष्ट्रपति ने कहा कि विगत वर्षों में नक्सली उन्मूलन की दिशा में काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए हैं। इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। इस समय जो विकास हो रहा है वो समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों, समाज के कमज़ोर तबके पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनहितैषी नीतियों और कार्यक्रमों से राज्य के समग्र विकास को एक नई दिशा दी है। Friends, Naxalism remains a biggest hurdle to development, particularly to the tribal people. This affects lives adversely. I am happy to note that serious efforts have been made in the country for the last few years. In your state also, good efforts have been made, with numerous Naxalites being neutralized, arrested, or surrendering. But this does require concern of every citizen also, because there is no place for Naxalism in a country witnessing unprecedented development. And the development that is happening at the moment is common man centric. It is centric to marginalized sections of society, vulnerable segments of society. When such is the policy in action, when such are the results on ground, there can be no space for Naxalism. The government has evolved a good policy, and the state of Chhattisgarh is executing it remarkably well. 3 C's: road connectivity, mobile connectivity, and financial connectivity is bearing fruits, transforming lives and creating new pathways to progress. But whenever there is such kind of a progress that impacts the people instantly, there are sinister forces that seek to defeat these good gestures. And I am sure the state government will be alive to ensure that there is nothing but 100% success of such kind of positive efforts. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक के धारवाड़ में कृषि महाविद्यालय के अमृत महोत्सव और पूर्व छात्र मिलन समारोह के उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। उपराष्ट्रपति इस दौरान छात्रों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति कर्नाटक के हुबली के वरूरू में श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में सुमेरु पर्वत का उद्घाटन करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि कई देशों में गैर सरकारी तत्वों का उभरना और उनका आतंकवाद का सहारा लेना चिंता का विषय है।
77वें सेना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में संघर्ष और युद्ध अधिक हिंसक तथा अप्रत्याशित हो जाएंगे। गैर परंपरागत और विषम तरीके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलती भू राजनीतिक विश्व व्यवस्था और युद्ध के लगातार बदलते चरित्र को ध्यान में रखना होगा। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली, मजबूत सेना और सुरक्षित सीमाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान वडनगर अब आधुनिकता के साथ कदमताल करता हुआ नजर आएगा। गृहमंत्री अमित शाह आज वडनगर पहुंचकर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का वहां लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण समारोह के दौरान अमित शाह वडनगर में 33.5 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस और फुटबॉल जैसी खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। परिसर में खिलाड़ियों के लिए कोचिंग सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 34,235 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें आउटडोर और इंडोर गेम्स के आयोजन की सुविधा है। साथ ही 100 लड़कों और 100 लड़कियों के लिए एक स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाया गया है। इस हॉस्टल में सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे स्पेशल रूम, विजिटर रूम, रिक्रिएशन रूम, वॉशरूम, सोलर सिस्टम, आरओ सिस्टम और सीसीटीवी लगाए गए हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में स्थित उस स्कूल का कायाकल्प भी किया जाएगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई की थी। इस स्कूल का नाम अब प्रेरणा स्कूल रखा गया है, जिसे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पित करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इस स्कूल को भविष्य के लिए एक उन्नत शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने का काम किया है। केंद्र सरकार उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक भावात्मक जुड़ाव को मजबूत करने की मंशा से काशी तमिल संगमम का आयोजन करने जा रही है। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी से 24 फरवरी तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, जिसके पंजीयन के लिए IIT मद्रास का पोर्टल बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। Kashi Tamil Sangamam, where the world's most ancient city, Varanasi, witnesses the confluence of two rich cultures. As the people of Tamil Nadu meet their age-old companions on the banks of the Holy Ganga, the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat echoes far and wide. काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही होगी। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। In 2022, the month-long Kashi Tamil Sangamam showcased glimpses of educational exchanges and insightful seminars. The site visits left everyone mesmerized. The cultural programs struck a chord with hearts, and the delectable cuisines created palatable magic. In 2023, the 15-day-long Kashi Tamil Sangamam 2.0 attracted over 2 lakh visitors. With 70 exhibition stalls and the successful organization of 7 academic sessions, it left an indelible mark. Witnessing the unprecedented success of Kashi Tamil Sangamam 1 and 2, the inseparable bond between the holy land of Kashi and the rich culture of Tamil Nadu is set to come alive once again through Kashi Tamil Sangamam 3.0. This grand 10-day event, scheduled from February 15 to 24, 2025, will feature 1,200 delegates, including students, artisans, and innovators.
The event will showcase cultural performances, exhibitions, and interactive activities for the youth as key attractions. This Sangamam offers a spiritual journey with darshan of Kashi Vishwanath, a sacred Kumbh Snan in Prayagraj, and visits to Ayodhya's historic temples, while showcasing Tamil Nadu's legacy of traditions and innovations. Come, be a part of this extraordinary confluence, a celebration of the strength of our roots and the fusion of our modern identity. खो खो का पहला विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला और पुरुष टीम की ओर से दमदार खेल देखने को मिल रहा है। अपने पहले मैच में दक्षिण कोरिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद दूसरे मैच में भारतीय महिला खो खो टीम ने ईरान को भी बुरी तरह से हरा दिया। ईरान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को 100 और 16 के अंतर से अपने नाम कर लिया। लगातार दूसरे मैच में 100 अंक का आंकड़ा छूने में भारतीय टीम कामयाब रही। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 175-18 के एक तरफा मुकाबले में हरा दिया था। लगातार 2 जीत के साथ उसने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज ग्रुप स्टेज में उसका आखिरी मैच मलेशिया के खिलाफ होगा। सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं गणतंत्र दिवस के लिए नेवी की तैयारियों से जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। आप देखिए विशेष वीडियो। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.